तो फिलहाल हमारे साथ कुछ गेस्ट जुड़ रहे हैं, तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं और उनसे आज G20 के परिप्रेक्ष्य में दरअसल चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ दरअसल प्रियंका पासवान हैं जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है और तमाम मुद्दों पर अपनी पकड़ रखती हैं और G20 पर उनका क्या कुछ कहना है। प्रियंका पासवान, नवंबर 2022 बाली में समिट होता है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G20 की अध्यक्षता का न्योता दिया जाता है और बड़ी ही शालीनता से उस न्योते को एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन इस बात का भी जिक्र किया जाता है कि कोविड के बाद जो परिस्थितियां बनी हैं आर्थिक तौर पर, उसे पार पाकर G20 समिट की अध्यक्षता करना एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन आज की तारीख में हिंदुस्तान वो G20 की अध्यक्षता कर रहा है और बाखूबी के साथ कर रहा है और हम देख भी पा रहे हैं जिस तरह से आयोजन किया गया है, जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, सिक्योरिटी के इंतजामात का अगर जिक्र कर ले, जो गेस्ट है गेस्ट के आमंत्रण का जिक्र कर ले और उनकी रिसीव का जिक्र कर ले, उनके पूरी तरीके से अगर देखा जाए वो हिंदुस्तान ने कर दिखाया है अभी के मौके पर। लेकिन जब G20 समिट का जिस तरह से जिक्र अभी सर ने क्या डॉक्टर ब्रह्मदीप साहब ने किया कि चाइना ने बैक स्टेप करके ये दर्शा दिया है कि दो महाशक्तियों के अंडर में वो नहीं आ सकता है। लेकिन क्या एक चीज और सामने आ सकती है कि क्या जो चीन का जो कर्ज वाला जाल है कि कर्ज के जाल में फंसा लें अपने दूसरे देशों को, छोटे देशों को, उसको लेकर हिंदुस्तान G20 समिट में बेहद ही मुखरता के साथ बात करेगा और समझाने की कोशिश करेगा। क्योंकि एक और चीज तय हो गई है कि चीन के राष्ट्रपति तो आएंगे नहीं, उनकी अध्यक्षता कोई और करता हुआ नजर आएगा। तो ये एक मुखरता के साथ पॉइंट उठाया जाएगा आज की तारीख में G20 समिट में, जो कर्ज वाला जाल है चीन के। जी देखिए, चाइना का ये बहुत ही अगर आधुनिक टाइम में कहें तो ये साम्राज्यवादी नीति का ही एक रूप है कि कर्ज के जाल में अपने छोटे छोटे देशों को, जो पड़ोसी देश या दूर के देश, दक्षिण अफ्रीका के देश, इन लोगों को वो फंसा लेता है। उसके बाद में उनका ही जो वहाँ पर्यावरण का या उनका जो दोहन करता है, वो जिस हिसाब से उनके खनिजों का, उनके संसाधनों का दोहन करता है, और फिर एक चक्रवर्ती ब्याज दर से ब्याज वाला जो चीजें होती है, उनसे वो देश निकल ही नहीं पाते हैं। और इसका जीता जाता उदाहरण आप पाकिस्तान को ही देख ले या और भी उसके दक्षिण अफ्रीका के देशों को अगर देख ले, तो बुरी तरह से फंस जाते हैं और फिर उनकी स्थिति तो बहुत ही भयावह हो जाती है कि आर्थिक तौर पे तो डेफिनेटली भारत को ये चीजें विश्व में, जबकि यहाँ G20 में इतने जो विकसित और विकासशील देश जो जुटे हुए हैं, निश्चित रूप से ये उनके सामने रखना चाहिए भारत को। और ये कहीं ना कहीं चाइना को ये चीजें लग गई थी कि डेफिनेटली अगर भारत में G20 समिट हो रहा है और भारत कतई भी चाइना की इन सारी नीतियों को कहीं भी वो हाँ नहीं कहता, तो इसके लिए जरूर भारत कुछ कूटनीतिक का अपना बनाएगा कि इस चीन की नीतियों से कैसे उबरा जा सके और कैसे अन्य देशों को बचाया जा सके। तो डेफिनेटली इसमें भारत को ये करना चाहिए और भारत, मुझे लगता है, बहुत जोर शोर से करेगा भी इस चीज को कि चाइना की इन सारी नीतियों से कैसे बचा जा सके। और ये भारत को ये जब मेजबानी का मिला था, जो कि इसके पहले इंडोनेशिया को मिला था, फिर भारत ने एक्सेप्ट किया और अब ब्राजील में होगा ये, तो इसमें ब्राजील में होगा। तो ये कहने का ये है कि जो ये विकसित और विकासशील देश है और इसमें 75% से ज्यादा व्यापार इन देशों के बीच होता है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हाँ। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और पर एक अहम पॉइंट आपने किया है कि 75% जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हिस्सेदारी है, जितने भी G20 समिट देश हैं
तकरीबन दुनिया की 60% आबादी की नुमाइंदगी करते हैं ये, और पूरी दुनिया की जीडीपी में 85% और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तकरीबन 75 की हिस्सेदारी है। लेकिन प्रियंका पासवान देखिए, चीन को अलग थलग भी नहीं, अलग किया भी नहीं जा सकता, लेकिन वो अलग हो रहा है, तो उसकी क्या इम्पैक्ट पड़ते हुए नजर आ सकते हैं? नहीं, देखिए, चीन अगर अपने आप को अलग अलग रख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने इसमें शामिल होने से या अपने प्रतिनिधित्व को भेजने से उसने इसमें इनकार किया है। लेकिन इसका सीधा ये मतलब ये यही निकाला जा सकता है कि चाइना वाकई ये जो सबसे बड़ी बात तो भारत जिस हिसाब से ग्लोबली अपना स्टैंडर्ड एक रख रहा है, उससे वो कतई भी उससे वो इत्तेफाक नहीं रखता। वो ना चाहता है कि भारत इस हिसाब से अपना दुनिया में बहुत अच्छा मुकाम हासिल करे। और जहां भी साउथ अफ्रीकन, जैसे भाई साहब ने इन्होंने बोला कि साउथ अफ्रीका यूनियन को शामिल कर रहा है, और भारत की ये नीति रही है कि सारे देशों को, गरीब से गरीब देशों को ना कि उनको गुलाम बनाया जाए, ना कि उनके सारे संसाधन को छीन लिया जाए, और एक तरह से उनको अपने पैर पे खड़े होने के लिए भारत प्रयास कर रहा है। तो ये सारे देश बिल्कुल ये समझेंगे कि उनको किसके साथ आखिर जाना चाहिए। भारत बहुत ही नॉमिनल पे कर्ज उपलब्ध करवाता है या सहायता करता है। तो ये विश्व के देशों को ये वाकई समझना पड़ेगा कि ठीक है, कि कौन हमारे साथ है, कौन हमारे भलाई के साथ में है। और इस G20 का जो एजेंडा है, इसमें व्यापार पे विकास होगा, सतत विकास पे बात होगी, स्वास्थ्य पे विकास होगी, कृषि पे बात होगी, ऊर्जा पे बात होगी, पर्यावरण पे बात होगी, जलवायु परिवर्तन पे बात होगी, भ्रष्टाचार विरोध के बारे में भी बात होगी। तो इन सारी चीजों से अभी जैसे कि कोरोना से जिस हिसाब से ये देश पूरा विश्व निपट रहा है, और इस स्थिति में भारत ने मेजबानी स्वीकार की है। और ये करीब 1 दिसंबर 2022 से चल रहा है, और हमारे इंडिया के अलग अलग देशों में, अलग अलग भागों में, अलग अलग राज्यों में इसका सक्सेसफुली ये समिट का जो अध्यक्षता है, वो सारी चीजें चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे यही लगता है कि ये जो और देश है, साउथ अफ्रीका के देश है, या जो चाइना के उपनिवेशवाद के प्रक्रिया से जो गुजर रहे देश है, डेफिनेटली ये सोचेंगे कि उन्हें अब किसके साथ जाना चाहिए, क्योंकि चाइना किसी को बाउंड नहीं कर सकता। ओके, फाइन। डॉक्टर, देखिए, भारत अपनी तरफ से उन देशों के लिए भी बात इसमें कर सकता है, और मुझे लगता है करेगा भी, जो चीन के जो इस चक्र जाल में या उपनिवेश में या आर्थिक जाल में फंस चुके हैं। और यहाँ भारत को पूरा विश्व इस वक्त देख रहा है कि भारत किस कदर अपने पड़ोसियों की या गरीब कंट्रीज की मदद करता है। वहां भारत का ये उद्देश्य कतई नहीं रहता है कि वहां अपना एक चक्र जाल या उपनिवेश या आर्थिक तौर पर उनको जकड़ लेना है। भारत का हमेशा उद्देश्य रहता है कि वो अपने पैरों पे खड़े हों, उनकी जितनी मदद की जा सके। और इसका सिर्फ यही रीजन है भारत का, इसके पीछे ऐसा कुछ नहीं है कि हम भी वहां जाकर के अपना जड़े जमा लेंगे या कुछ कर लेंगे। उनका सिर्फ ये रीजन है कि हाँ ठीक है, हमारे बीच द्विपक्षीय जो मुद्दे हैं उस पे जुड़े रहे हम लोग।